नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रेयांश। आपका स्वागत है मेरे चैनल काला साया पर और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। लेकिन दोस्तों, आप कहानी तो सुन लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही साइड में हाइप का बटन दबा दें ताकि मैं इसी तरह की कहानी आप तक पहुंचाता रहूं। दोस्तों, ये कहानी है एक लड़की की जिनका नाम रिया है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं रिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम रिया है। मेरी शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे। शायद जिंदगी के नए अध्याय की शुरुआत हर लड़की के लिए रोमांच और डर का मिला जुला एहसास लाती है। मेरे साथ भी यही था। मैं शहर की लड़की थी और पहली बार गांव में कदम रख रही थी। सिद्धार्थ मेरा पति है, पढ़ा लिखा, ईमानदार और शांत स्वभाव का। वह मुझे बहुत मानता है, पर उसका घर, उसका गांव मुझे अजीब सा डराता है। गांव में आते ही मुझे सबसे पहले जिस चीज ने खींचा वह था घर के आंगन में खड़ा एक पुराना नीम का पेड़। वह पेड़ बहुत विशाल था, मानो सदियों से वहां खड़ा हो। लोग कहते थे उस पेड़ की छांव कभी मत लेना। क्यों? यह कोई साफ नहीं बताता। शादी की दूसरी रात थी। मैं और सिद्धार्थ कमरे में बैठे थे। मिट्टी के तेल का लैंप टिमटिमा रहा था। बाहर अंधेरा और नीम की टहनियों की सरसराहट आ रही थी। अचानक मुझे लगा जैसे कोई खिड़की से हमें देख रहा हो। मैंने खिड़की की तरफ देखा। वहां बस अंधेरा और हिलती हुई डालियां थीं। मगर पता नहीं क्यों मुझे लगा कोई था, और अभी भी है। मैं चुपचाप बिस्तर पर लेट गई। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। सिद्धार्थ ने मेरी तरफ देखकर हंसते हुए कहा, डर गई? गांव की रातें हमेशा ऐसी लगती हैं। मैंने सिर हिलाया, पर अंदर से मैं जानती थी कि वह डर सिर्फ मेरा वहम नहीं था। फिर उस रात जैसे तैसे मैं सो गई। लेकिन अगली सुबह जब मैं आंगन में पानी भरने गई, मेरी नजर नीम के पेड़ के नीचे पड़ी। वहां मिट्टी गीली थी, जबकि पिछली रात बारिश बिल्कुल नहीं हुई थी। और उस गीली मिट्टी पर किसी के नंगे पैरों के निशान बने थे, सीधे घर की ओर आते हुए। मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। मैंने यह बात सास को बताई, पर उन्होंने गुस्से में कहा, इन बातों पर ध्यान मत दो। गांव में ऐसी चीजें होती रहती हैं, औरतें ही इन्हें बढ़ा चढ़ाकर बोलती हैं। अपनी सास की बात सुनकर मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा। मगर उस पल से मेरा डर और गहरा हो गया। उस रात सब खा पीकर सो गए थे। मैं भी सो गई थी। लेकिन आधी रात को अचानक मेरी नींद टूट गई। मेरी आंखें खुलीं तो मुझे लगा जैसे छत पर कोई चल रहा हो। भारी कदमों की आहट साफ सुनाई दे रही थी। कौन है वहां? मैंने मन ही मन कहा, मगर आवाज गले के बाहर नहीं निकली। मैंने सिद्धार्थ को जगाने की कोशिश की, पर वह गहरी नींद में सो रहा था, इसलिए मैंने उन्हें जगाना ठीक नहीं समझा। तभी अचानक खिड़की अपने आप खुल गई। तेज हवा कमरे में घुस आई। हवा के साथ एक अजीब सी बदबू भी फैली, जैसे कोई सड़ी हुई चीज पास हो। यह सब देखकर मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पास खड़ा है, हमारे बेड के बिल्कुल बगल में। मैंने डर से अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। जब सुबह आंखें खोलीं और खिड़की की तरफ देखा तो मेरा दिल थम गया। वहां लाल रंग की चुनरी का एक टुकड़ा फंसा हुआ था। पिछली रात तो वहां कुछ भी नहीं था। फिर मैं डरते हुए सो गई। लेकिन सुबह जब मैंने खिड़की पर फंसी उस लाल चुनरी को देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं कांपते हुए उसे उठाने ही वाली थी कि अचानक सास आंगन से भीतर आई। उन्होंने मेरी आंखों में झांकते हुए पूछा, क्या देख रही हो बहू? मैंने हिम्मत करके वह चुनरी उन्हें दिखाई, मगर उनके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। बस इतना बोली, छोड़ो इसे, यह सब गांव की हवा का खेल है, इन बातों को मन पे मत लिया करो। लेकिन मैं जानती थी कि यह हवा का खेल नहीं था। उस चुनरी में एक अजीब ठंडक थी, जैसे उसे छूते ही मेरी उंगलियां सुन्न हो रही हों। मैंने मन ही मन ठान लिया कि इस घर में कोई राज्य है जिसे सब छुपा रहे हैं। फिर मैंने इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया और घर के काम में लग गई। लेकिन रात में मुझे नींद आई, मगर चैन की नहीं। मैंने सपने में देखा कि नीम के पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी है। उसका चेहरा धुंधला था, मगर उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं।
उसके हाथ में वही लाल चुनरी थी। वह मेरी तरफ देख रही थी और धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। मैं घबराकर चीख पड़ी। नींद खुली तो मेरा गला सूखा हुआ था और माथे पर पसीना। कमरे में चारों तरफ अंधेरा फैला था। सिद्धार्थ बगल में सो रहा था, जैसे उसे कुछ सुनाई ही न दिया हो, मगर मुझे साफ सुनाई दे रहा था। खिड़की के बाहर कोई औरत गा रही थी। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक डरावनी करुणा थी। मैंने चादर सिर तक खींच ली और आंखें कसकर बंद कर लीं। उस रात फिर मुझे नींद नहीं आई। अगले दिन मैंने आंगन में कुछ औरतों को बातें करते सुना। वे धीमी आवाज में फुसफुसा रही थीं। सुना है इस घर में जो भी नई बहू आती है उसे नीम के पेड़ की छाया परेशान करती है। हाँ, पिछली बहू भी अचानक बीमार पड़ गई थी। फिर किसी को समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ। मेरे कानों में जैसे खून जम गया। मैं उनकी बातें सुनकर सिहर उठी। मैंने साहस करके सास से पूछा, अम्मा, यह नीम का पेड़, इसके बारे में लोग क्यों ऐसी बातें करते हैं? वे गुस्से से बोली, बहू, अपने काम से काम रखो। गांव की औरतों की बातों पर ध्यान दोगी तो चैन से जी नहीं पाओगी। लेकिन उनके चेहरे की झुंझलाहट ने मेरे शक को और पक्का कर दिया। सिद्धार्थ सुबह काम पर चला जाता और देर शाम लौटता। दिन में घर में सास और जेठ जेठानी होते, मगर फिर भी मुझे हमेशा अकेलापन और अजीब सा डर घेर लेता। कभी अचानक कमरे की चीजें हिलने लगती, कभी दरवाजे अपने आप बंद हो जाते। सबसे डरावनी बात यह थी कि हर घटना में नीम का पेड़ जैसे गवाह बनकर खड़ा रहता। उसकी परछाई घर के आंगन तक फैलती और लगता जैसे मुझे निगल लेगी। लेकिन एक रात मैंने हिम्मत की और जब सब सो गए तो मैं धीरे धीरे बाहर आंगन में निकल आई। चांदनी फैली थी और नीम का पेड़ शांत खड़ा था, मगर जैसे ही मैं पास गई मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा नाम लिया। मैं ठिठक गई। मेरी सांसें तेज हो गईं। चारों तरफ सन्नाटा था, फिर भी मुझे साफ सुनाई दिया। तभी अचानक पेड़ की शाखाओं के बीच कुछ हिला। मैंने ऊपर देखा तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया। वहां वही औरत बैठी थी, लाल चुनरी ओढ़े, झूलती हुई। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। मैं चीखने ही वाली थी कि अचानक सब गायब हो गया। पेड़ खाली था। मैं मरे घुटनों के बल वहीं बैठ गई। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था, पर मुझे अब यकीन हो गया था कि यह घर, यह पेड़, सब कुछ किसी भूतिया राज में डूबा है और उस राज का सामना मुझे ही करना होगा। फिर मैं खड़ी हुई और भागकर अपने कमरे में आ गई। लेकिन उस रात मैं सो नहीं पाई। आंखें बंद करते ही वही लाल चुनरी वाली औरत सामने आ जाती। कभी पेड़ की शाखाओं पर बैठी तो कभी आंगन में खड़ी। फिर मैं सुबह होने का इंतजार करने लगी। साथ ही मैंने मन ने ठान लिया, अब मुझे सच्चाई जाननी ही होगी। फिर अगले दिन मैं कुएं पर पानी भरने गई। वहां गांव की एक बूढ़ी औरत बैठी थी, जिसे सब दादी कहकर बुलाते थे। उसकी आंखें दासी हुई थीं, मगर उनमें एक अजीब चमक थी। वह अचानक मेरे से बोली, बहू, डर मत, मैं जानती हूं तू क्या देख रही है। यह सुनकर मैं सन्न रह गई। मैंने कांपते हुए पूछा, आप ये सब कैसे जानती हैं? दादी ने धीमी आवाज में कहा, वो औरत, उसकी आत्मा इस नियम के पेड़ से बंधी हुई है। उस औरत को इंसाफ नहीं मिला। हर नई बहू पर वो अपना साया डालती है। तुझसे पहले भी जो बहू आई थी, उसकी मौत अचानक हुई थी। सबने कहा बीमारी से मरी, मगर असली वजह कोई नहीं जानता। दादी की बातें सुनकर मेरे गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। फिर उस शाम जब सिद्धार्थ घर लौटा, मैंने उससे साफ साफ पूछा, सुनो, ये नियम का पेड़, इसके बारे में सच क्यों छुपाया जा रहा है? कौन थी वो औरत? ये पूछते ही सिद्धार्थ का चेहरा अचानक उतर गया। उसने मेरी आंखों में झांका, फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, रिया, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। ये पेड़ हमारे घर की इज्जत और शाप दोनों है। जो औरत तू देख रही है, वह इतना कहकर अचानक रुक गया। मैंने जिद करते हुए पूछा, वो कौन थी? सिद्धार्थ ने आंखें फेर लीं और बोला, मैं तुझे इसमें नहीं घसीटना चाहता। बस इतना जान ले, तुझे डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। उसकी बातें अधूरी थीं और मैं जानती थी जो सच वह छुपा रहा है वही मेरे डर की जड़ है। लेकिन उस रात फिर वही हुआ। जब सब सो गए, मैं अचानक जाग गई। कमरे में अजीब सी ठंडक थी। खिड़की अपने आप खुली और हवा का झोंका भीतर आया।
मैंने आंखें घुमाई तो देखा वही औरत मेरे कमरे में खड़ी थी। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था। आधा चेहरा जला हुआ, आंखों में आग और होठों पर भयावह मुस्कान। उसके हाथ में वही लाल चुनरी थी। उसने धीरे से कहा, रिया, मेरी कहानी जानना चाहती है ना? आजा। नीम के पेड़ के नीचे ये देखकर मैं चीख पड़ी। सिद्धार्थ उठ गया और मुझे संभालने लगा। मैंने कांपते हुए सब बताया, मगर उसने मुझे गले लगाकर बस यही कहा, पागल मत बनो, यह सब तुम्हारे दिमाग का खेल है। पर मैं जानती थी यह मेरे दिमाग का खेल नहीं है, वह औरत असली है और अब उसने मुझे चुन लिया है। यही सब सोचते हुए मैं सोने के लिए लेट गई, लेकिन उस रात की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। मगर अब डर से ज्यादा जिज्ञासा मेरे भीतर थी। मैं जानना चाहती थी कि आखिर ये औरत कौन थी और क्यों मेरे पीछे पड़ी है। उस रात को मैंने चुपचाप कमरे का दरवाजा खोला। सिद्धार्थ गहरी नींद में सो गया था। मैं धीरे धीरे आंगन में गई। हवा में सन्नाटा था, मगर नीम के पेड़ की टहनियां अजीब ढंग से हिल रही थीं, जैसे मुझे बुला रही हों। मैं जैसे जैसे पास बढ़ी, मेरे कदम भारी होते गए। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। मैं झटके से पलटी, लेकिन मेरे पीछे कोई नहीं था। फिर भी मेरे कानों में वही धीमी आवाज गूंजी, जैसे कोई मेरा नाम पुकार रहा हो। मैं पेड़ के नीचे पहुंची। वहां की मिट्टी गीली थी और उस पर नंगे पैरों के गहरे निशान बने हुए थे। मैं कांपते हुए खड़ी थी कि अचानक मेरे सामने धुंध सी छाई और उसमें से वही औरत प्रकट हुई। लाल चुनरी उसके शरीर पर लिपटी थी, मगर उसका चेहरा, उसका आधा चेहरा जला हुआ था। उसकी आंखें सीधे मेरी आंखों में उतर रही थीं। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन हो तुम? उसकी आवाज भारी और कांपती हुई बोली, मैं भी कभी इस घर की बहू थी, तुम्हारी तरह। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी आवाज कांप गई। मैं बोली, क्या? वह औरत आगे बोली, मेरा नाम सरोज था। इस घर में मेरी शादी हुई थी, पर मैं कभी खुश न रह सकी। मेरे पति शराबी थे। ससुराल वाले मुझे ताने देते थे। एक रात उन्होंने मुझे इस नीम के नीचे जिंदा जला दिया और सबने मिलकर कहा कि मैं आग में खुद कूद गई थी। उस औरत की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर चेहरा खौफनाक था। लेकिन वो फिर बोली, मेरा सच दबा दिया गया। मेरी लाश इसी पेड़ की जड़ों के नीचे दफनाई गई। तब से मेरी आत्मा यहां भटक रही है और हर नई बहू पर मेरा साया पड़ता है। मैंने डरते हुए पूछा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? उसकी आंखें अचानक और लाल हो गईं। मैं इंसाफ चाहती हूं। जब तक इस घर का सच सबके सामने नहीं आएगा, मैं चैन से नहीं जाऊंगी। और अगर तूने मेरी मदद नहीं की तो तेरा हाल भी वही होगा जो मेरा हुआ। मैं सन्न रह गई। मेरी सांस रुक गई। मैं किसी तरह हिम्मत करके भागी और कमरे में आकर दरवाजा बंद कर लिया। पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। तभी सिद्धार्थ उठा। सिद्धार्थ ने मुझे देखा और पूछा, क्या हुआ रिया, तू इतनी डरी हुई क्यों है? मैं चुप रही। मैं उसे सच्चाई बताना चाहती थी, मगर उसके शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। कुछ बातें छेड़नी नहीं चाहिए, मगर अब मुझे पता था कि मुझे सच्चाई छेड़नी ही होगी, क्योंकि अगर मैंने ऐसा न किया तो शायद मेरी जिंदगी भी उस औरत की तरह वहीं खत्म हो जाएगी। फिर मैं सोने के लिए लेट गई, लेकिन नीम के पेड़ के नीचे उस औरत सरोज की आत्मा से मिलने के बाद मेरी नींद, मेरा चैन सब छिन गया था। उसकी जली हुई शक्ल और उसकी आवाज बार बार मेरे कानों में गूंजती थी, अगर तूने मेरी मदद नहीं की तो तेरा हाल भी वही होगा जो मेरा हुआ। ये शब्द जैसे मेरे दिल में छप गए थे। यही सब सोचते सोचते पता ही नहीं चला कि सुबह कब हो गई। अगली सुबह मैंने साहस करके सिद्धार्थ से बात करने की कोशिश की। मैंने सिद्धार्थ से बोली, सिद्धार्थ, मुझे अब सब पता चल चुका है। नीम के पेड़ के नीचे एक औरत की आत्मा है। उसका नाम सरोज था। उसे इस घर में जलाया गया था। ये मेरे मुंह से सुनकर सिद्धार्थ के चेहरे का रंग उड़ गया। वह गुस्से से बोला, रिया, ऐसी बातें मत कर, ये सब तेरे वहम हैं। मैंने चिल्लाते हुए बोली, वहम नहीं है, मैंने उसे देखा है, सुना है। अगर तूने सच नहीं बताया तो मैं खुद सबके सामने सच लाऊंगी। वह कुछ पल चुप रहा, फिर भारी आवाज में बोला, रिया, तू नहीं जानती, ये बात बाहर निकली तो पूरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। जो हुआ उसे पीते रहने दे।
उसकी ये बात सुनकर मेरे भीतर गुस्सा और डर दोनों उमड़ पड़े। मैं बोली, तो क्या मैं भी सरोज की तरह मर जाऊं और कोई मेरी सच्चाई ना बोले? सिद्धार्थ मेरी तरफ देखता रहा लेकिन कुछ नहीं बोला। उस दिन से घर में घटनाएं और तेज हो गईं। कभी बर्तन अपने आप गिर जाते, कभी मेरे कमरे की बेड हिलने लगती और कई बार मुझे लगता कोई मेरे कानों में फुसफुसा रहा है, जल्दी करो वरना देर हो जाएगी। मैं समझ चुकी थी कि सरोज की आत्मा अब मुझे चैन से नहीं छोड़ने वाली। एक दिन मैंने हिम्मत करके सास से पूछा, अम्मा ये सरोज कौन थी? सास ने मेरी आंखों में देखा, फिर अचानक गुस्से से बोली, उसका नाम मत लो, वो औरत अशुभ थी, उसी ने इस घर को बर्बाद किया। तो क्या सचमुच उसे आपने? फिर मेरी बात अधूरी रह गई। सास की आंखें पल भर को झपकीं, जैसे वह कुछ छुपा रही हों। फिर वो बोली, बहू अगर जिंदा रहना चाहती हो तो ये सवाल करना छोड़ दो। उनके शब्दों में डर भी था और धमकी भी। लेकिन रात को फिर से नीम के पेड़ के नीचे कुछ हुआ। मैं खिड़की से देख रही थी, चांदनी फैली थी और पेड़ की जड़ों के पास धुंध का गोला बन रहा था। उसमें से कई परछाइयां निकल रही थीं। उनमें सरोज सबसे आगे थी। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, रिया मेरा सच सबको बताना होगा, नहीं तो तेरी भी यही किस्मत होगी। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे लेकिन चेहरा डरावना था। यह देखकर मेरे हाथ पांव कांप गए। मुझे अब साफ लगने लगा कि इस घर का अतीत खून और धोखे से भरा है और मुझे ही इस श्राप को तोड़ना होगा। लेकिन कुछ ही पल में पूरा आंगन सुनसान पड़ गया। घर के लोग सो चुके थे मगर मेरी आंखों में नींद नहीं थी। दिल में अजीब सा डर और बेचैनी थी। मैंने तकिए पर सिर रखा ही था कि अचानक खिड़की के बाहर से हवा का एक ठंडा झोंका आया। खिड़की की सरसराहट के बीच मुझे लगा जैसे कोई धीमी धीमी आवाज मेरा नाम पुकार रही हो, रिया रिया। मैं घबराकर उठ बैठी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने धीरे से पर्दा हटाकर बाहर झांका। आंगन बिल्कुल खाली था, बस नीम का पेड़ अंधेरे में खड़ा झूम रहा था। लेकिन अगले ही पल मेरी रूह कांप उठी। पेड़ की डाल पर एक औरत बैठी थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ और उस औरत की आंखें आग की तरह लाल चमक रही थीं। तभी उसने मेरी तरफ गर्दन घुमाई और मुस्कुराई। वह मुस्कान इतनी भयावह थी कि मेरी सांसें थम गईं। फिर वो औरत बोली, तू यहां सुख चैन से रहेगी? तुझे सच्चाई पता होनी चाहिए। उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं घबराकर पीछे हट गई और तुरंत अपने पति सिद्धार्थ को जगाया और मैंने खिड़की की तरफ इशारा करते हुए बोली, वहां वो औरत हमें देख रही है। सिद्धार्थ ने नींद में आंखें मलते हुए खिड़की से बाहर देखा मगर वहां कुछ भी नहीं था। सिद्धार्थ ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, तुम फिर से वहम कर रही हो रिया, यहां कुछ नहीं है, सो जाओ। उसने कहा और करवट लेकर सो गया। लेकिन मैं कैसे मान लेती? मेरी आंखों के सामने वह औरत साफ साफ खड़ी थी। मैंने साहस जुटाकर खुद से सोचा, अगर यह कोई आत्मा है तो मुझे ही इसका सच जानना होगा। मैं धीरे से आंगन में उतरी। रात की हवा असामान्य रूप से भारी थी। नीम के पेड़ की छाया में वही औरत फिर दिखाई दी। इस बार उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, तेरा अतीत तुझसे छुपाया गया है, आ मेरे पीछे आ। मेरे पैर जैसे खुद ब खुद उसके पीछे बढ़ने लगे। पूरे गांव के रास्ते सुनसान थे मगर उसकी परछाई आगे आगे चल रही थी। आखिरकार वह मुझे गांव के बाहर पुराने कुएं तक ले गई। उस कुएं के पास अजीब सी सड़ांत और ठंडक थी। औरत की आंखें अंधेरे में और ज्यादा लाल चमक उठीं। उसने धीरे से कहा, यही है वो जगह जहां सब शुरू हुआ था। ये देखकर मेरे होंठ सूख गए। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि जैसे बाहर निकल जाएगी। मैंने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम और मुझसे क्यों मिल रही हो? वह औरत हंसी। उसकी हंसी पूरे श्मशान जैसी गूंज रही थी। फिर वो बोली, मैं वही हूं जिसे इस घर वालों ने धोखा देकर मौत के घाट उतारा था। अब तेरी बारी है सच्चाई जानने की, लेकिन याद रखना सच्चाई बहुत खतरनाक होती है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पूरा गांव गायब था, जैसे मैं किसी और ही लोक में आ गई हूं। मैं कांपते हुए पीछे हटना चाहती थी मगर पैरों ने साथ छोड़ दिया था। उसने धीरे धीरे अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मेरा नाम था सविता। मैं भी तेरी तरह इस गांव में ब्याह कर आई थी।
मेरा पति भी इस घर का ही बेटा था। पहले सब ठीक था, पर बाद में लालच और हवस ने मुझे नर्क में धकेल दिया। उसकी आवाज में इतनी कड़वाहट थी कि मेरी रूह कांप गई। तभी उसने फिर कहा, तेरे ससुराल वालों ने मुझे चुड़ैल कहकर इस कुएं में जिंदा फेंक दिया था। असल में मैंने उनके पाप देख लिए थे। गांव का सरपंच और तेरे ससुर मिलकर औरतों पर जुल्म करते थे, लेकिन मैंने विरोध किया। उन्होंने मेरी ही इज्जत मिटाने की कोशिश की और जब मैं नहीं मानी तो मेरी हत्या कर दी गई। उसकी बात सुनकर मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी। क्या सचमुच मेरे अपने ही ससुराल वाले इतने बड़े अपराधी हो सकते हैं? सविता की आंखों से खून के आंसू बहने लगे। वो बोली, मौत के बाद मेरी आत्मा यहीं बंध गई। हर नई दुल्हन पर मेरी नजर रहती है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उसके साथ वही हो जो मेरे साथ हुआ। फिर मैं कांपती आवाज में बोली, तो तुम मुझे डराने क्यों आई हो? वह पास आकर बोली, क्योंकि तुझे सच्चाई जाननी है। तू अकेली है जो मेरा बदला पूरा कर सकती है। तेरे पति साफ दिल के हैं, पर उनके घर वाले, उन पर भरोसा मत करना। यह सुनकर मेरा दिल डूब गया। अचानक कुएं से ठंडी हवा का झोंका उठा। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा हाथ कस कर पकड़ लिया हो। सविता ने मेरी आंखों में देखा और कहा, रिया, अगर तूने सच को उजागर किया तो मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी, लेकिन अगर तू चुप रही तो अगली शिकार तू ही होगी। उसकी बात सुनकर मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग गया। मैंने हिम्मत जुटाकर सिर हिला दिया। मैं सच पता करूंगी, मैंने धीमे से कहा। उसकी परछाई धीरे धीरे धुंध में बदलकर गायब हो गई और जब मैंने पीछे देखा तो मैं वापस अपने आंगन में खड़ी थी। क्या यह सपना था या सचमुच मैं एक आत्मा से मिलकर लौटी हूं? मगर मेरे कानों में उसकी आखिरी बातें गूंज रही थीं। सच्चाई खून से लिखी जाएगी रिया। फिर सुबह का सूरज उगा, पर मेरे लिए रात जैसी ही अंधेरी थी। नींद आंखों से कोसों दूर थी। सविता की बातें मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह गूंज रही थीं। मैंने हिम्मत जुटाई और पति सिद्धार्थ से सब कहने का सोचा। सुबह जब वह नाश्ता कर रहा था, मैंने धीरे से कहा, सुनो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। वह मुस्कुराकर बोला, क्या हुआ रिया? रात भर परेशान दिख रही हो। मैंने कांपते हुए सब बता दिया। कल रात मैंने एक औरत को देखा। उसका चेहरा जला हुआ था। उसने अपना नाम सविता बताया। वह कह रही थी कि हमारे घर वालों ने उसके साथ जुल्म किया और उसे मार डाला। वह चेतावनी दे रही थी कि मैं भी खतरे में हूं। सिद्धार्थ का चेहरा सुनते सुनते फीका पड़ गया। उसके हाथ से गिलास गिरकर जमीन पर टूट गया। उसने गुस्से में कहा, रिया, ये नाम फिर मत लेना। मैंने हैरानी से पूछा, क्यों? क्या तुम उसे जानते हो? उसकी आंखें झुकी हुई थीं। कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, हाँ, सविता भाभी थी, बड़ी भाभी। गांव में सब कहते थे कि वह पागल थी, चुड़ैल थी। उसकी मौत को सालों हो गए। मैंने कांपते हुए कहा, नहीं सिद्धार्थ, वह चुड़ैल नहीं थी। उसे झूठा फंसाया गया था। उसने मुझे सब बताया। तुम्हारे घर वालों ने। इससे पहले कि मैं पूरा कह पाती, सिद्धार्थ ने मेरा हाथ पकड़कर रोक दिया। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। बस करो रिया, अगर ये बातें किसी ने सुन ली तो बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा। ये सब बातें मत फैलाना। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें भी। वह अचानक रुक गया। मैंने हैरान होकर पूछा, क्या मुझे भी? क्या? सिद्धार्थ की आंखें लाल हो गईं। वह कांपती आवाज में बोला कि तुम्हें भी वही झेलना पड़े जो सविता भाभी ने झेला था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या वाकई मेरे पति भी इस रहस्य से वाकिफ थे? मैंने घबराकर कमरे से बाहर कदम रखा तो देखा आंगन के कोने में सास खड़ी होकर हमें सुन रही थीं। उनकी आंखें तेज और चेहरा सख्त था। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, रिया, तुम्हें इन पुरानी कहानियों में दिलचस्पी लेने की जरूरत नहीं है। जो औरत मरी वह मर चुकी। अब उसका नाम इस घर में फिर मत लेना, समझी? उनकी आवाज में चेतावनी साफ थी। मैंने सिर झुका लिया, लेकिन अंदर से मैं और टूट गई। अब साफ हो गया था, इस घर में कुछ ऐसा छुपा है जिसे सब मिलकर दबा रहे हैं। और मुझे एहसास हो गया, सविता सच कह रही थी। लेकिन उस रात मैं बहुत देर तक जागती रही। सिद्धार्थ की आंखों में डर और सास की चेतावनी ने मेरे मन में और भी शक भर दिया। आखिर यह घर किस सच को छुपा रहा है?
मैंने तय किया कि चाहे कुछ भी हो, मुझे सविता की सच्चाई खुद ढूंढनी होगी। अगली सुबह जब सब खेतों और काम पर चले गए, मैं चुपचाप ऊपर वाले स्टोर रूम में चली गई। यह वही कमरा था जहां पुराने बक्से और कबाड़ रखा रहता था। कमरे का दरवाजा खोलते ही बासी धूल और मिट्टी की गंध नाक में भर गई। टूटी फूटी चारपाई, पुराने बर्तन और लकड़ी के बक्से इधर उधर बिखरे थे। मैंने हिम्मत कर एक एक बक्सा खोलना शुरू किया। कपड़े, पीतल की थालियां, पीले पड़े कागज, कुछ खास नहीं था। लेकिन अचानक एक कोने में रखे लोहे के संदूक पर नजर पड़ी। उस पर ताला नहीं था, बस जंग खाया हुआ ढक्कन था। मैंने जैसे ही खोला, मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। अंदर पुराने कपड़ों के नीचे एक लाल रंग की साड़ी, कांच की टूटी चूड़ियां और आधी जली हुई तस्वीर रखी थी। तस्वीर में वही चेहरा था, सविता का। तस्वीर के पीछे लिखा था, तेरी मुस्कान ही मेरी ताकत है। विजय। मेरा दिल धक से रह गया। विजय यानी मेरे ससुर, यानी सविता और मेरे ससुर के बीच कोई रिश्ता था। क्या यह वही कारण था जिसकी वजह से उसकी हत्या हुई? मैंने हाथ कांपते हुए संदूक में और खोजा। नीचे एक पुरानी डायरी रखी थी। उसके पन्ने पीले हो चुके थे, मगर लिखावट साफ थी। मैंने पहला पन्ना खोला। डायरी में लिखा था, आज फिर ससुराल वाले मुझे ताने दे रहे हैं। विजय जी मुझ पर हाथ रखना चाहते हैं, मगर मैं बार बार उन्हें मना कर रही हूं। मुझे डर है कि अगर मैंने आवाज उठाई तो यह लोग मेरा जीवन ही छीन लेंगे। ये सब पढ़कर मेरी सांसें अटक गईं। सविता ने अपने साथ हुए हर जुल्म को इस डायरी में दर्ज किया था। जैसे जैसे मैं पन्ने पलटती गई, एक एक सच मेरे सामने खुलता गया। कैसे सास ने उसकी आवाज दबाई, कैसे सरपंच और ससुर ने मिलकर उसे कलंकित किया, और कैसे अंत में उसे चुड़ैल कहकर कुएं में धकेल दिया गया। आंखों से आंसू बह निकले। यह औरत दोषी नहीं थी, वह इस घर की हवस और जुल्म की शिकार थी। तभी अचानक दरवाजे की चरमराहट हुई। मैंने घबराकर डायरी छुपा ली। दरवाजे पर सास खड़ी थीं, उनकी आंखें मुझ पर गड़ी हुई थीं। मेरी सास ने कहा, क्या ढूंढ रही हो यहां? उन्होंने ठंडी आवाज में पूछा। मेरे गले से शब्द नहीं निकले, लेकिन मैंने महसूस किया वे जान चुकी हैं कि मैं सच तक पहुंच रही हूं। वो मुझे देख रही थी, पर आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि डर मिला हुआ था। रिया, तुझे कहा था ना, इन बातों में मत पड़। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन जैसे जहर घुला हो। मैंने हिम्मत जुटाई और बोली, अगर ये सब झूठ है तो फिर सविता की चीजें क्यों छुपाकर रखी गई हैं? और ये डायरी, इसमें लिखा हर शब्द तो सच चीख रहा है। सास की आंखें अचानक लाल हो उठीं। वह तेजी से मेरी तरफ बढ़ी और मेरे हाथ से डायरी छीनने की कोशिश करते हुए बोली, ये किसी काम की नहीं, जला दूंगी इसे मैं, यही तेरी भलाई है। मैंने कसकर डायरी पकड़ ली और पीछे हट गई। मैंने डरते हुए, नहीं, अब ये नहीं होगा। सविता भाभी को जो भी सहना पड़ा वो उनकी गलती नहीं थी। यह घर दोषी है। मेरी आवाज कांप रही थी, मगर उसमें डर से ज्यादा गुस्सा था। सास हंसी। वह हंसी ऐसी थी जैसे कोई चाकू कान के पास रगड़ दे। वे बोली, तू सोचती है कि तू अकेली इस घर को बदल देगी? यहां औरतें बोलती नहीं, चुप रहती हैं। सविता ने आवाज उठाई थी और वही उसकी मौत की वजह बनी। अब तू भी अगर ज्यादा चालाकी करेगी तो वह पास आकर फुसफुसाई, तेरा अंजाम भी वही होगा। मेरे बदन से जैसे खून सूख गया, लेकिन तभी मेरे भीतर से एक अजीब सी ताकत उठी। शायद सविता की आत्मा मेरे साथ थी। मैंने सीधा उनकी आंखों में देखते हुए कहा, अब डरूंगी नहीं मैं। अगर आपने सच छुपाने की कोशिश की तो यह डायरी मैं पूरे गांव के सामने पढ़ दूंगी। सबको पता चल जाएगा कि चुड़ैल कौन थी और पापी कौन है। सास का चेहरा पल भर में बदल गया। उनका रंग उड़ गया और वह पीछे हट गईं। कमरे में भारी खामोशी छा गई। सिर्फ मेरी सांसों और उनके कांपते होंठों की आवाज सुनाई दे रही थी। उन्होंने आखिरी बार मुझे घूरा और कहा, तूने अपनी मौत पर दस्तखत कर दिए हैं रिया। इतना कहकर वह कमरे से बाहर चली गई। मैं वहीं जमीन पर बैठ गई, हाथ में डायरी कसकर पकड़ी हुई थी। मुझे अब यकीन हो गया था कि यह घर एक कब्र है और मैं उसी में सांस ले रही हूं। लेकिन अब डर की जगह मेरे भीतर आग थी। मैंने एक लंबी सांस ली और मन ही मन में बोली, सविता, मैं तुझे इंसाफ दिलाऊंगी।
चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग जल्दी ही आएगा। तब तक आप मेरे चैनल पे इसी तरह की और दिलचस्प कहानियां हैं, उन्हें भी जाकर जरूर सुने दोस्तों। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे इस कहानी का अगला भाग सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपना नाम और पता बताएं, जिससे हमें पता चले कि आप कहां से कहानी सुनते हैं। मुझे और इस कहानी को यहां तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं उन लोगों के नाम लेता हूं जिन्होंने अपना नाम और पता बताया था। तो सबसे पहले है चंदन चौधरी मध्य प्रदेश कटनी से, महेंद्र कुमार मध्य प्रदेश कटनी से, पंकज चौधरी मध्य प्रदेश कटनी से, अरुण मध्य प्रदेश कटनी से और सबसे लास्ट में सूरज भाई मध्य प्रदेश कटनी से।